Hello everyone, welcome to Pradis Institute of Education and welcome to your exam per series. As you know, we have launched our exam per series for your revision purpose, है ना. हम लोग साथ में रिवीजन करने वाले हैं और पढ़ तो हम चुके ही हैं सब कुछ, है ना, और अब हम रिवाइज करेंगे हर एक चीज को. तो साथ साथ में मेरे आप रिवाइज करते चलिए, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था आपका सिविक्स का फेडरलिज्म, जिसमें मैंने आपको पूरी समरी जो है बता दी थी. आज हम लोग 1 मार्कर डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो उससे पहले let me introduce myself. My name is Pooja Patole and I will teach you social studies, right? So before moving toward our lecture, let me tell you about Pradis Education. See, we are going to offer you a limited time offer, that is if you enroll in KG to 10th, then the offer price will be 9,999. Okay, if you use coupon code Pradis_10 और वहीं अगर आप 11th और 12th के लिए एनरोल करते हैं तो जो प्राइस है वो 30,000 है, बट जो ऑफर है अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 9,999 का ही जो है ऑफर प्राइस रहेगा, ठीक है. तो आप जल्दी से जो है एनरोल कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट. So, if you download our app from Google Play Store, Pradis Education, and it is available on iOS platform as well. तो अगर आप जैसे ही Pradis Education की ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस और रीसेंट लाइव लेक्चर्स जो हैं उस पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है. कंटेंट आपको मिलता है, फ्री सॉल्यूशंस रहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, वर्कशीट रहती है और डाउट सेशंस भी आपके लिए हम लेके आते हैं, ठीक है. तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी से जो है एनरोल कर सकते हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर फेडरलिज्म, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2 पार्ट 2, है ना. इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, है ना, जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं. 1 मार्क्स में आपको कितना लिखना रहता है, आपकी 20 वर्ड्स की लिमिट रहती है, 20 to 30 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना रहता है, 1 लाइन 1 वर्ड, है ना, एकदम टू द पॉइंट आपको सोशल में लिखना रहता है ना. तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशन. जैसा कि आपको पेपर पता है, पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं सोशल स्टडीज में, मैच द फॉलोइंग से आपको क्वेश्चन आते हैं, मैप वर्क आता है आपको, है ना, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, है ना. डिस्क्रिप्टिव जो हम आज पढ़ने वाले हैं 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, इन्हें हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है ना. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना. 1 मार्क की जो लिमिट होती है 30 वर्ड्स की होती है. 3 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 80 वर्ड्स तक लिख सकते हो और 5 मार्क्स जो रहते हैं उसमें आपको 120 वर्ड्स की लिमिट रहती है. तो हम ये तीनों पैटर्न डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है ना, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें जो ये चीजें हैं, है ना, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और मैप वर्क, ये हम लोग लाइव करेंगे, ये हम लोग लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप भी इंटरैक्ट होंगे, आप भी आंसर करेंगे, तो बहुत मजा आएगा और आपको चीजें जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगी. और ये जो है डिस्क्रिप्टिव, ये हम धीरे धीरे करके इसको खत्म करेंगे. तो आज हम 1 मार्क डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. वेरी शॉर्ट आंसर बोला जाता है, 1 मार्क 30 वर्ड्स की इसमें लिमिट रहती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म. आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज फेडरलिज्म इन 1 मार्क, तो आपको किस तरीके से उसको लिखना है, सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखनी है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी
एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है। फेडरलिज्म अगर पूछा गया है 1 मार्क्स में तो सिर्फ क्या लिखना है कि वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और उसमें क्या होता है, पावर डिवाइड होती है किसके बीच में, बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। और इसका आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो जैसे कि इंडिया में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है 1 मार्क में, है ना। ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, आप ये भी लिख सकते हो उसमें कि क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इसको बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, फेडरलिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन और इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और एक एग्जांपल देके इसमें इंडिया आप डाल सकते हो, इंडिया और यूएसए भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 मार्क को डील करना है। What other factors besides politics keep federations united? कौन से अदर फैक्टर होते हैं जिसमें जो दूसरी स्टेट्स होती हैं, अदर स्टेट्स जो होती हैं वो यूनाइटेड रहती है। फेडरलिज्म कीप फेडरेशन यूनाइटेड, ये 2016-17 में सीबीएसई ने पूछा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। किस वजह से जो है आपका फेडरेशन यूनाइटेड रहता है, तो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम साथ में रहेंगे, टू लिव टुगेदर आर अदर फैक्टर्स दैट कीप फेडरेशंस टुगेदर। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है। अदर फैक्टर्स पूछा जाता है तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। ठीक है, What is the nature of Indian federal system? ये CBSE 2016-17 में पूछा गया है। What is the nature of Indian federal system? Indian federal system का nature क्या है? तो इसमें आप 1 मार्क में क्या लिखोगे, Indian federal system is an example of होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। मैंने आपको कल काइंड्स ऑफ फेडरेशन बताए थे, तो काइंड्स ऑफ फेडरेशन में आपके 2 होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। इंडिया क्या है उसमें, इंडिया पूछा गया है तो आप क्या लिखोगे, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो यहां पर जो है क्वेश्चन को समझा करो। अगर यहाँ पे नेचर पूछा है मतलब कि वो क्या पूछ रहा है, काइंड, कौन से काइंड का फेडरेशन है, कौन से टाइप का फेडरेशन है। तो यहां पर अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हमने फेडरेशन कितने टाइप का पढ़ा है, 2 टाइप का, तो उसमें से इंडिया कौन सा है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है ना। How many languages are recognized as scheduled languages by the Indian Constitution? Indian Constitution में कितनी scheduled language है ये आपके NCERT में लिखा हुआ है और सारी scheduled language दी भी हुई है और मैंने भी समरी में आपको बताया है। तो क्या है इसका आंसर, ये CBSE ने पूछा है 1 मार्क में। तो there are 22 languages। ठीक है, there are 22 languages are recognized as scheduled languages by the Constitution। तो Constitution में 22 languages हैं। ठीक है, डिफाइन यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, मैंने कल समरी में भी आपको ये चीज बताई थी। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट or the sub-units are subordinate to the central government. The central government can pass an order to the provincial or the local government. क्या लिखना है आपको इसमें कि सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या क्या होता है, जो दूसरे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो सब यूनिट होती है, सब यूनिट होती है और सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब कि जो सब यूनिट होगी, मतलब अगर इनको जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनको हर चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करनी पड़ेगी।
ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा है, सब यूनिट्स या सबऑर्डिनेट। वहीं फेडरलिज्म में क्या होता है, पूछने की जरूरत नहीं है, हर लेवल के पास इंडिपेंडेंट पावर है। तो यूनिटरी में मतलब, यूनिटरी मतलब एक, मतलब ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अगर सब यूनिट होती है तो वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब कि हर चीज उनको पूछ के करनी पड़ेगी, है ना, उनके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है ना। तो आपको ये चीज यहां पर लिखनी है। अगर यूनिटरी सिस्टम आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है, जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वहां पे ऑर्डर पास करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ज्यूरिसडिक्शन? कल बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ज्यूरिसडिक्शन का एग्जाम्पल देते हुए मैंने आपको ज्यूरिसडिक्शन डेफिनेशन समझाई थी। उसको लिखना कैसे है, तो आप क्या लिखोगे, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर एक लीगल अथॉरिटी हो। द एरिया में बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर किसी का लीगल अथॉरिटी हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस बाउंड्री के अंदर मैं जो चाहूं वो रूल लागू कर सकता हूं, लॉ लेके आ सकता हूं, यहां के सिटीजन के लिए मैं कोई भी पॉलिसी लागू कर सकता हूं। तो ये सब चीजें क्या है, जो भी लेजिस्लेटिव चीजें होंगी, है ना, लेजिस्लेटिव चीजें होंगी, या कोई टैक्सेशन वाली चीजें होंगी, या कोई एग्रीकल्चर जैसी चीजें होंगी, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें जो है, आप सर्टेन बाउंड्री, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर लीगल अथॉरिटी होती है किसी की, तो उसको क्या बोला जाता है, ये उसका ज्यूरिसडिक्शन है। या तो कुछ सब्जेक्ट्स उसके होते हैं, जैसे कि कल हमने यूनियन स्टेट लिस्ट की बात करी थी, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट का ज्यूरिसडिक्शन है ना, कि वो उन सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लॉ लेके आ सकता है, कोई भी पॉलिसी लागू कर सकता है ना। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, या तो कोई एरिया, है ना, जिसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो और उस पे लीगल अथॉरिटी हो किसी की, या किसी सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स पर किसी की क्या हो, लीगल अथॉरिटी, है ना। तो ज्यूरिसडिक्शन को आपको इस तरीके से क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, क्लियर है आपको डेफिनेशन? द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के क्या एग्जाम्पल हैं? तो यू नो, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ठीक है, क्यों इंडिया है, आप जानते हो बहुत सारी स्टेट्स में पावर डिवाइडेड है, तो वो क्या है, फेडरेशन। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बेल्जियम में भी वही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी स्टेट्स हैं, उसमें क्या दी हुई है, पावर डिवाइड करके रखी हुई है, सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या एग्जाम्पल होगा? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके एक बड़ा कंट्री बना दिया, कमिंग टुगेदर। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट? कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था व्हाट इज यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो एक पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो किसके हाथ में होते हैं? यूनियन लिस्ट के अंडर होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर होते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल भी लिखोगे, ठीक है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है यूनियन लिस्ट। पहले आप क्या बोलोगे? यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक करेंसी, यस करेंसी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो आपको इसमें से जो भी एग्जाम्पल याद आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि आप सारे एग्जाम्पल लिखो, आपको इनमें से अगर 2-3 एग्जाम्पल भी याद आ रहे हो, 2 भी याद आ रहे हो तो आप 2 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सारे एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। पर एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है। जब भी आप 1 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो उसमें अगर डेफिनेशन पूछी है और उसके एग्जाम्पल होते हैं, है ना, तो आपको जरूर से जरूर उसमें 1-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। व्हाट इज स्टेट लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट में आप क्या लिखोगे? स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, है ना, जिसमें सब्जेक्ट ऑफ स्टेट होते हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट में हमने क्या देखा? नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे लोकल इंपॉर्टेंस के जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, सच एज पुलिस। अब यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, है ना, एंड इरिगेशन। तो आपको जो एग्जाम्पल याद आ रहा हो, पुलिस याद आ रहा हो, एग्रीकल्चर याद आ रहा हो, तो आप 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सारे लिखो, है ना। तो यहां पर लोकल इंपॉर्टेंस इन स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। Which government has the power to legislate on residuary subject? What do you mean by residuary subject? Residuary subjects मतलब कि जो सब्जेक्ट कुछ यूनियन लिस्ट के पास आ गए नेशनल इंपॉर्टेंस के, कुछ लोकल इंपॉर्टेंस के स्टेट लिस्ट में आ गए, तो अब जो बचे कुचे सब्जेक्ट है, रेसिड्यूअरी मतलब बचा हुआ, तो कुछ जो बचे कुचे सब्जेक्ट्स हैं वो कौन डील करेगा, उस पे कौन लॉज लेके आएगा? तो वो कौन होगा आपका? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहां पर जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन होगा, कौन करेगा? तो यूनियन गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करेगी। कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। देखो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि वैसे तो ये दोनों मिलके करते हैं, है ना, यूनियन भी और स्टेट भी, पर जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो डिसीजन लेगा फाइनल किसका माना जाएगा? तो यूनियन गवर्नमेंट का फाइनल माना जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पूछा जाता है अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है कोई, है ना, तो यहां पर पूछ लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है या ऐसा वैसा। अगर वो दिक्कत जता भी देता है कोई स्टेट तो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स का पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? आप सभी को जब पता है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है तो 8 आपने लिख दी, आपको उनको मेंशन भी करना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, है ना, ये एक ही हो गई है, लक्षद्वीप, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीआर, पुदुचेरी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। Who plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who, कौन plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure? कौन देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनका प्रोसीजर सही से चल रहा है या नहीं? तो कल मैंने आपको बताया था कि द जुडिशरी, है ना, किसके पास होता है ये काम? जुडिशरी के पास। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। और मैंने कल एक और चीज बताई थी कि जुडिशरी में जो कोर्ट्स रहते हैं, courts has the power to interpret the constitution. Courts
कोर्ट्स के पास क्या पावर होती है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कल मैंने बताया था इंटरप्रेट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हैं उनके मीनिंग बताना किसका काम है? कोर्ट का काम है। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर, ठीक है, तो यहां पे कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। What was the first and major test for the democratic politics of the country? सबसे पहला टेस्ट क्या किया गया इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए? कल 3 स्टेज मैंने डिस्कस की थी आपसे कि फेडरलिज्म को हमने प्रैक्टिस कैसे किया। 3 टेस्ट किए थे। कौन कौन से थे वो 3 टेस्ट? सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, तो ये पहला टेस्ट था। दूसरा टेस्ट क्या किया? लैंग्वेज पॉलिसीज, कि क्या कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। थर्ड टेस्ट क्या किया था? सेंटर स्टेट का रिलेशन। तो यहां पर आपसे पूछा गया है फर्स्ट टेस्ट क्या किया गया था, तो आपको पता है कि क्या किया गया था? इन क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो पहला टेस्ट क्या किया गया था? लिंग्विस्टिक स्टेट बनाकर। दूसरा क्या किया गया था? लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब क्या ज्यादा बोली जाती है, तो हिंदी ज्यादा बोली जाती थी, तो 40% हिंदी बोली जाती थी, तो क्या किया गया? उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अदर रीजनल लैंग्वेज है आप उसको डिसरिगार्ड कर दो। तो उसके लिए जो रीजनल लोग हैं, जो रीजनल स्टेट्स हैं, उनको भी बोला कि अगर आपको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज रखनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो हिंदी के साथ। ठीक है, हिंदी तो रहेगा पर उसके साथ अगर आपको गुजरात में है तो अगर गुजराती आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है, वहां पे कामकाज जो है, जो भी कलेक्ट्रेट ऑफिस का काम है या जुडिशरी का कोई भी काम है, कोई भी ऑफिशियल कामकाज है, तो वो आप गुजराती में कर सकते हो। तो एक हिंदी भी रहेगा और एक आपका गुजराती भी रहेगा। प्लस अगर महाराष्ट्र है तो मराठी, तमिल है तो तमिलनाडु है तो तमिल, है ना, तो ये आंध्रा है तो तेलुगु, तो ये सब चीजें जो है आपको इजाजत दे दी थी। तो सेकंड टेस्ट क्या था? लैंग्वेज पॉलिसी। एंड द थर्ड वन इज सेंटर स्टेट रिलेशन, कैसा होना चाहिए, कैसे ट्रस्ट आप बिल्डअप करोगे। तो मैंने उसमें आपको कोएलिशन के बारे में बताया था, मेकिंग अलायंस के बारे में बताया था कि किस तरीके से रीजनल पार्टीज को नेशनल पार्टीज में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि रीजनल पार्टीज भी जो है आपका लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, चलिए, What was the second test of the democratic politics? मैंने डिस्कस कर लिया है इसको, आपको है ना, ये अभी मैंने आपको बताया। सेकंड टेस्ट क्या होना चाहिए फिर? लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे हिंदी को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हाउ मेनी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर बिसाइड्स हिंदी? देखो, पहले हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने 22 बोला। बट यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर बिसाइड्स हिंदी? हिंदी को छोड़ के कितनी है? टोटल कितनी थी? 22। 22 में हिंदी भी थी, तो हिंदी को हटा के कितनी हो जाएगी? 21। तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कितनी टोटल स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी है? 22 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना है हमें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है कि बिल्कुल बस पढ़ लिया हाउ मेनी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस और आंसर लिख दिया, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमें ध्यान से शांति से पढ़ना है। क्या पूछा है? बिसाइड्स हिंदी, हिंदी को छोड़कर, तो 22 में से -1 कर दो, हिंदी को 21। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। Which of the following state in India demanded the use of English to continue and the movement took a violent form? यहां पर कौन सी एक ऐसी स्टेट थी इंडिया की जिन्होंने बोला कि हमें इंग्लिश यूज करना है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसकी वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट भी हुआ।
वायलेंस भी हुआ है ना। तो मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है हमारी एप्लीकेशन पर लाइव क्लास में, और यहां पर भी मैं बता दूं कि बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड किया था यूज ऑफ इंग्लिश टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर तमिलनाडु जो था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वायलेंस हुआ था, क्योंकि वहां पर क्या था, एक तो उनको रीजनल लैंग्वेज आती थी प्लस उनको सिर्फ इंग्लिश आती थी, है ना। हिंदी वो लोग नहीं बोलते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम से ही इंग्लिश को, वेस्टर्न एजुकेशन को कितना ज्यादा जो है प्रमोट किया गया था। तो बहुत सारा जो डेक्कन एरिया था, आपका जो सदर्न एरिया है इंडिया का, आज भी वहां पर इंग्लिश वो लोग बोलते हैं प्लस अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी इतना वहां पर प्रेफर नहीं किया जाता है ना। तो वहीं पर इन्होंने बोला कि हिंदी को नहीं, हमें इंग्लिश को कंटिन्यू करना है। तो आज की डेट में हम हिंदी, इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो अपना यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें है ना, आपको जितने भी ऑफिशियल काम है आपको मिलता है ना। जब भी आप बैंक जाते हो, है ना, सपोज करो आप बैंक जाते हो, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको कि आप बैंक जाते हो तो आपको इंग्लिश का भी फॉर्म मिलता है, हिंदी में भी लिखा होता है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर, अगर आप साउथ में हो तो आपको महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और आपको तमिलनाडु में तमिल, वो भी लिखा हुआ मिलता है ना। तो आपको 3 लैंग्वेज दिखती ही दिखती है ना। अगर आप बैंक नहीं जाओ तो आप अपने घर में चेकबुक भी देख सकते हो, वहां पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होता है, कभी ध्यान से देखना, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, हिंदी एज एन ऑफिशियल क्यों बोला था, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा यूज होती है, बट कुछ एरियाज में इंग्लिश बहुत ज्यादा होती है। तो इंग्लिश में भी आपको चीज मिलती है, हिंदी में भी मिलती है, प्लस जो रीजनल लैंग्वेज अगर वो यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी मिलती है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो है वायलेंस हुआ था कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए, है ना। What is meant by coalition government बता चुकी हूं मैं, पावर शेयरिंग के चैप्टर में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, फेडरलिज्म के समरी में भी मैंने आपको बताया कि अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। जो भी पार्टीज होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिल जाती हैं, और उन 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज जब मिल जाती हैं और उनको वोट मिलते हैं, है ना, तो वो क्या बना देता है, और वो जीत जाती है पार्टी, तो क्या बन जाती है आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब मिली जुली सरकार, है ना। मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार मतलब कि बहुत सारी पार्टीज मिलके जिन्होंने सरकार बनाई, वोट जीत के जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, है ना। इसको खिचड़ी सरकार भी बोला जाता है। खिचड़ी में क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत डिफरेंट टाइप की दाल चावल सब कुछ होता है, खिचड़ी, इसलिए इसको खिचड़ी सरकार भी बोला जाता है, मिलीजुली सरकार भी बोला जाता है। कोएलिशन गवर्नमेंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके इलेक्शन लड़ती हैं और मेजॉरिटी में आ जाती हैं और वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, ओके। What is called as decentralization? Decentralization क्या होता है, कल डिस्कस किया था हमने। जब पावर जो है सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट से कहां चली जाती है, लोकल गवर्नमेंट के पास, तो उसे क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंटर की पावर डिवाइड हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिवाइड हो जाती है विलेजेस में, लोकल गवर्नमेंट में, तो ये क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। When power is taken away from central and state governments and given to local government, then it is called decentralization, ठीक है। What is the other name of rural local government? बहुत अच्छे से कल मैंने आपको समझाया था। रूरल लोकल गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो यू नो क्या है, पॉपुलरली नेम एज पंचायती राज। क्या बोला जाता है, पंचायती राज। इतना ही लिखना है ना। 1 मार्क में पूछा गया है व्हाट इज द नेम, हाउ मेनी लैंग्वेज, तो जितना पूछा है उतना ही लिखो, ज्यादा टाइम 1 मार्क में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स में ज्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखना होता है, ठीक है। तो 1 मार्क में जो पूछा है एकदम कट टू कट लिखना है आपको, ठीक है। व्हाट इज नोन एज पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होता है, कल बताया था मैंने कि जब बहुत सारी ग्राम पंचायत, है ना, अ फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप्ड टुगेदर, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत जो होती हैं
मिल जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? पंचायत समिति बोलते हैं, या इसको क्या बोला जाता है? ब्लॉक समिति भी बोला जाता है, या इसको मंडल भी बोला जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस representative body are elected by all the पंचायत members in that area। और ये जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? तो जो पंचायत के मेंबर होते हैं, मतलब ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वही पंचायत समिति के मेंबर को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है पंचायत समिति के बारे में तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, और इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कौन करते हैं? तो जो पंचायत मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर लिखनी है। A few ग्राम पंचायत grouped together called पंचायत समिति, एंड और क्या बोला जाता है? ब्लॉक या मंडल, and the member of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। ओके, जिला परिषद को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज जिला परिषद? डिफाइन जिला परिषद। ठीक है, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। मैंने क्या बताया? सारी ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाती है और सारी पंचायत समिति मिलके जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है, सारी ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाते हैं। ये सब ग्राम पंचायत है ना? सबने मिलके क्या बना दी? पंचायत समिति, और ये सारी पंचायत समिति मिलके क्या बनता है आपका? जिला परिषद। ठीक है, क्या बनता है आपका? जिला परिषद, है ना? मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। इसके मेंबर्स क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट and some other officials of district level bodies are also its member, है ना? तो इसके मेंबर और कौन कौन होते हैं? लोकसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होते हैं, और कुछ ऑफिशियल्स भी इसके मेंबर होते हैं, है ना? जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। ठीक है, ये जो जिला परिषद का हेड होता है वो कोई पॉलिटिकल हेड होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, यहां तक आपको लिखना है क्या? कि पंचायत समिति मिलके ग्रुप्ड टुगेदर और क्या बनती है? डिस्ट्रिक्ट परिषद या जिला परिषद। इसके जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड होते हैं, और कौन कौन होते हैं? लोकसभा, एमएलए और अदर ऑफिशियल्स इसके मेंबर होते हैं। तो इतना आपको लिखना है जिला परिषद में। ठीक है, अब यहां तक मैंने आपको चीजें बता दी। ठीक है, 1 मार्कर्स ऐसे होते हैं, आपको उसके सॉल्यूशंस ऐसे लिखने होते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं? व्हाई वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड, है ना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों फॉर्म हुई थी? 2016-17 में पूछा गया था। तो क्यों फॉर्म हुई थी? क्योंकि स्टेट को क्या करना था? लिंग्विस्टिक स्टेट में कन्वर्ट करना था। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट, हाउ डू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इन फेडरल सिस्टम? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर कैसे एंजॉय करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली उन पे काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली उन पे काम करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं अपना फेडरल सिस्टम। तो ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है? स्टेट लिस्ट होता है। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, ये लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। इनके सब्जेक्ट के आप एग्जाम्पल दे दोगे, इनके सब्जेक्ट के आप क्या दे दोगे? एग्जाम्पल दे दोगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर दोगे? डिफाइन कर दोगे कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपनी पावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है।
इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन कम? अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। What status has been given to Hindi by the Constitution of India? हिंदी को क्या स्टेटस मिला है? तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। Much of the official work is done in the official language of the concerned state. Yes, it is true. Name the country which follows coming together style of federation. कमिंग टुगेदर में आपको एग्जाम्पल देना है तो क्या दे दोगे? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया है। डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब होता है। Which local body has a mayor as its head? मेयर, कल मैंने आपको समरी में बताया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो क्या होता है? मेयर होता है, जिसको आप इलेक्ट करते हो। आप हिंदी में उसको महापौर बोलते हो। उसके इलेक्शंस होते हैं, जितने भी लोकल पीपल होते हैं सिटीज के वो उसको इलेक्ट करते हैं, है ना। तो मेयर किसका हेड होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी, कैसे आपको 1 मार्क लिखना है ना। तो इसी तरीके से आपको लिखना है और जरूर जो मैंने आपसे पूछा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 मार्क्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको 3 मार्क्स को लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी हम यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। चैनल को जो है आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि हमें साथ में रिवीजन करना है ना। और आप जो है शेयर भी कीजिए इसको, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ रिवीजन कर पाए, क्योंकि जब हम लाइव क्लास लेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम साथ में एमसीक्यूज करेंगे, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आप लोग ही मुझे आंसर बताएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और बिल्कुल आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और प्रैक्टिस एजुकेशन को आप फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।